तो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर में। जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो क्या है आज का टॉपिक? माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो आज हम देखेंगे ये माइक्रोब्स कैसे मदद करते हैं किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और ये जो बायोगैस होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? क्योंकि हम इस बायोगैस को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो इसीलिए ये रोल माइक्रोब्स का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब देखो, ये जो माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली ये क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? बायोगैस। तो पहली बात आती है कि बायोगैस क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि बायोगैस क्या है। ये एक मिक्सचर ऑफ गैस होता है, ठीक है। ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, तो हम लिखेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस। और इस बायोगैस में सबसे एबंडेंट गैस कौन सा होता है? इस बायोगैस में सबसे एबंडेंट गैस मीथेन होता है। सबसे एबंडेंट गैस कौन होता है? मीथेन। तो बायोगैस में सबसे एबंडेंट कौन होता है? मीथेन गैस। तो मीथेन इज एबंडेंट। तो मीथेन गैस इज एबंडेंट गैस फाउंड इन द बायोगैस। इतनी बात। अब देखो, ये जो बायोगैस होता है ये बायोगैस बनता कैसे है? जो बायोगैस होता है ये कैसे बनता है? बायोगैस बनता है बाय द माइक्रोबल एक्टिविटी। तो कैसे ये प्रोड्यूस होता है? बाय माइक्रोबल एक्टिविटी। अब ये माइक्रोबल एक्टिविटी क्या होगी? माइक्रोबल एक्टिविटी मतलब माइक्रो ऑर्गन्स जब ग्रो होते हैं, जब वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबल एक्टिविटी। तो बाय माइक्रोबल एक्टिविटी। तो माइक्रोबल एक्टिविटी से ही क्या बन जाता है? बायो गैस बन जाता है। तो मैंने माइक्रोबल एक्टिविटी को क्या बोला? माइक्रोबल एक्टिविटी मीन्स सिंपली इट इज द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, या सिंपली द मेटाबॉलिक एक्टिविटी शोन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबल एक्टिविटी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस में हो रही है? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, उसको हम माइक्रोबल एक्टिविटी कहेंगे। तो बेसिकली जो माइक्रोबल एक्टिविटी है दैट इज़ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और द मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग या विच इज़ डन बाय द बैक्टीरिया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम माइक्रोबल एक्टिविटी कहते हैं। और माइक्रोबल एक्टिविटी के कारण ही क्या बन जाता है? माइक्रोबल एक्टिविटी के कारण ही गैस बन जाता है, बायोगैस। अब देखो, हमने पढ़ा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस या एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कहेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। कैसे? बाय मेटाबॉलिज्म। जब ये क्या करेंगे? जब ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म ये करते हैं, तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म इनमें हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म इनमें होता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड प्रोडक्ट्स क्या ये निकालते हैं? एंड प्रोडक्ट्स, हर किसी बैक्टीरिया का एंड प्रोडक्ट, हर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंड प्रोडक्ट सिमिलर नहीं होता है, तो एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। प्लस एक तो एंड प्रोडक्ट चाहे, जैसे कि मैं कहूँगा कि एथेनॉल निकल रहा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है किसमें? इनटू जो लैक्टोबैसिलस वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को इंटू, या ग्लूकोज को, पायरुवेट को वो कन्वर्ट कर देता है इंटू लैक्टिक एसिड। तो प्लस वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सच वो निकलते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं किसके? ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म किनका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हो रहा है तो वहाँ पर डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, प्लस डिफरेंट गैसेस भी निकलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट इसमें गैस भी निकलता है, तो डिफरेंट गैसेस भी निकलते हैं यहाँ पर। तो जो मेटाबॉलिक के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, प्लस उसी एंड प्रोडक्ट में क्या होते हैं? डिफरेंट गैसेस भी इवॉल्व अप हो जाते हैं। इतनी बात तो हमें पता है। अब देखो,
जो गैस होता है, टाइप ऑफ गैस कौन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि माइक्रोब जो है, माइक्रोब और जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो जो यूटिलाइज कर रहा है माइक्रोब, किस ऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज कर, किस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को वो यूटिलाइज कर रहा है, और तब किस ऑर्गेनिक मटेरियल का वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है। तो उसी पर डिपेंड रहता है कि गैस कौन सा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो गैस कौन सा प्रोड्यूस हो जाएगा, हम कहेंगे सिंपली कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स कौन सी सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं और कौन सा माइक्रोब यूज़ हो रहा है। तो माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक, हम लिखेंगे माइक्रोब्स प्लस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स कौन यूज़ हो रही हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। तो कौन से माइक्रोब्स और कौन से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी बिना पर क्या हो जाएगा, उसी बिना पर टाइप ऑफ गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो गैस, टाइप ऑफ गैस विल प्रोड्यूस्ड। तो टाइप ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ गैस। तो टाइप ऑफ गैस वो किस पर डिपेंडेंट है, टाइप ऑफ गैस डिपेंडेंट है अपॉन द माइक्रोब एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज्ड। तो कौन सा माइक्रोब है और किस, वो माइक्रोब कौन सी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसी पर हमारा क्या टाइप ऑफ गैस निकल जाएगा कि किस तरीके का गैस निकलने वाला है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है, क्या मीथेन निकलने वाला है। तो दैट विल टाइप ऑफ गैस विल डिपेंड, हम लिखेंगे सिंपली टाइप ऑफ गैस किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर और द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज्ड। इतनी बात। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, किसकी एग्जाम्पल हम ले लेंगे फर्मेंटेशन की एग्जाम्पल। फर्मेंटेशन ऑफ डॉग, जो हमने पहले ही फर्मेंटेशन मैंने आपको दूसरी लेक्चर में पढ़ाई थी। जो डॉग होता था, ये इथेनॉल, ये भी इथेनॉल के प्रोडक्शन में हम यूज़ करते थे। तो जो डॉग होता है, डॉग, तो इसकी भी फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। डॉग हो या चीज़ हो, ठीक, चीज़, डॉग हो, तो ये चीज़ और डॉग ये किस में यूज़ हो जाते हैं, इनकी जब फर्मेंटेशन यूज़ हो जाती है तो इन्हीं से क्या बनते हैं, इन्हीं से बेवरेजेस भी बनती है। तो बेवरेजेस बनाने के लिए डॉग और चीज़ की क्या करनी पड़ती है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कैसे होती है, फर्मेंटेशन मीन्स एनारोबिक प्रोसेस है ये। और एनारोबिक प्रोसेस में जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो, या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है, तो डॉग, चीज़, ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो डॉग और चीज़ या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, इसकी फर्मेंटेशन हो रही है। एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम कहेंगे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इनटू द बेवरेजेस, इनटू एथेनॉल। कौन सी बेवरेज बनेगी, एथेनॉल, जो बेवरेज इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बेवरेज जो बनती है, ठीक है, तो बेवरेजेस जो बनती है, तो उसमें कौन सी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज़ हो जाती है उसमें डॉग एंड चीज़, ठीक है। तो इसको क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। और यहाँ पर कौन सा गैस निकलता है, यहाँ पर गैस निकलता है कौन सा, देखो ये तो बेवरेजेस बन गई, और कौन सा गैस निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो दैट मीन्स डिपेंड्स अपॉन द बैक्टीरिया, किस किस्म के बैक्टीरिया का, डिपेंड्स अपॉन द किस किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ कर रहे हो और किस किस्म का ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है। तो एंड प्रोडक्ट जो है, या एंड प्रोडक्ट जो गैस है, किस किस्म का गैस निकल जाएगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वड। वो सबस्ट्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करता है। इतनी बात होगी। तो आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, ये एनारोबिकली ग्रो करते हैं, किस पर, वो फीड करते हैं। देखो एनारोबिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिकली फीड करते हैं किस पर, सेलुलोजिक मटेरियल पर। जो सेलुलोज वाला मटेरियल होता है उस पर वो फीड करते हैं, एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिकली वो फीड करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पर, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एनारोबिक, तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है। तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनारोबिक बैक्टीरिया मैं लिखूँगा यहाँ पर। तो ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया किसको यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग सेलुलोज मटीरियल। तो ये यूज़ कर रहे हैं सेलुलोज मटीरियल एज सबस्ट्रेट।
एज सबस्ट्रेट। तो सेलुलोजिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट ये यूज़ कर रहे हैं, और ये क्या करते हैं इसको इस सेलुलोजिक मटेरियल पर जब ग्रो ये करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एक तो एंड प्रोडक्ट इनका कौन सा गैस निकल जाएगा, एंड प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट ये देंगे, एक तो देंगे ये मीथेन, ठीक है, इनका एंड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, मीथेन। और मीथेन के साथ साथ क्या निकल जाएगा, मीथेन के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस। तो ये 3 गैसेस दे जाते हैं कौन, जो बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे और किस पर फीड कर रहे होंगे, सेलुलोजिक मटेरियल पर। सेलुलोजिक मटेरियल क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो इस पर जब वो फीड करते हैं तो वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बात होगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है जो सेलुलोज मटेरियल पर एक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी आएंगी, इसमें रमिनोकोकस आएगा, इसमें यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखो जैसे कि हमारे पास है रोमेनोकोकस, ये क्या है, ये एक एनारोबिक सेलुलोजिक बैक्टीरिया है। ये एनारोबिक क्या है, ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव है, ऊपर से मैं लिखूँगा इसको, इट्स ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये किस पर फीड करता है, इट फीड्स ऑन, ये भी फीड करता है ऑन द सेलुलोज, ठीक है। तो ये फीड्स ऑन सेलुलोज, ये यूटिलाइज किसको करता है, फीड्स ऑन सेलुलोज, ये सेलुलोज को पर फीड करता है। इतनी बात, ये सेलुलोज पर फीड करता है, और यही क्या बनाएगा, यही फिर कौन से गैसेस प्रोड्यूस करवाएगा। तो जब एनारोबिकली, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है रेमिनोकोकस, और ये क्या करता है, ये किस पर फीड करता है, ये फीड करता है ऑन द सेलुलोज मटेरियल, तो फीड्स ऑन सेलुलोज मटेरियल। और ये क्या करवाएगा, ये कन्वर्ट करेगा इस सेलुलोज मटेरियल को, लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या देगा, ये मीथेन देगा एंड प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मीथेन ही देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है इसके एंड प्रोडक्ट्स, ये एंड प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं इन एनारोबिक बैक्टीरिया के जो सेलुलोज पर डिपेंड होते हैं, जो सेलुलोज को यूटिलाइज करते हैं। अब देखो, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया, यही जो मैंने अभी कहा कि ये क्या करते हैं, ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन बैक्टीरिया को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे और एनारोबिकली मीथेन को ये प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इन बैक्टीरिया को मेथनोजेनस कहते हैं, दे आर नोन एज मेथनोजेनस। तो क्या होते हैं मेथनोजेनस, मेथोजेनस होते हैं सिंपली द बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन। ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस मीथेन एज एंड प्रोडक्ट। तो मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट इनका क्या होता है, मीथेन एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो एनारोबिक बैक्टीरिया, इनको मेथोजेनस कहते हैं, ठीक है। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द मीथेन एज एंड प्रोडक्ट, तो इनको हम मेथनोजेनस कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मेथनोजेनस की अगर यहाँ पर मैं दे दूँ, तो मेथोजेनस की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सी है, मेथनोबैक्टीरियम। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मेथनोबैक्टीरियम। तो मेथनोबैक्टीरियम जो है, मेथनोबैक्टीरियम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल किन की है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये मेथनोजेनस की, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलेंगे, तो आगे चल के यहाँ पर देखेंगे हम सिंपली कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एनारोबिक स्लज, जब स्वेज ट्रीटमेंट, हम कल स्वेज ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, तो स्वेज ट्रीटमेंट में हमने देखा कि जब लास्ट में एनारोबिक बैक्टीरिया
हमने उस लार्ज टैंक में किनको एक तो इनोकुलम हमने डाला था उस छोटे एरिएशन टैंक में, और उसके बाद जो बाकी स्लज, जो बाकी क्या था, फ्लॉक था जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते थे, उस एक्टिवेटेड स्लज को हमने किस में डाला था, उस एक्टिवेटेड स्लज को हमने एक लार्ज टैंक में डाला था। और उस लार्ज टैंक में पहले से ही क्या मौजूद थे, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद थे। और उस जो रिमेनिंग मेजर पार्ट स्लज का था, तो वो लार्ज टैंक्स में हम जब डालते हैं तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर भी, हम उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर एनारोबिक स्लज होता है। तो जब हमने उन फ्लॉक्स को किस में डाल दिया, उस एक्टिवेटेड स्लज को हमने एक लार्ज टैंक में डाल दिया, तो वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया उनकी क्या करते हैं, उनकी डाइजेशन करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा एनारोबिक स्लज। ठीक है, तो स्वेज ट्रीटमेंट के दौरान एनारोबिक स्लज जो होता है, तो एनारोबिक स्लज में भी कौन से बैक्टीरिया फाउंड हो जाते हैं, तो एनारोबिक स्लज में भी फाउंड हो जाते हैं कौन, यही मेथनोजेंस। ठीक है, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो एनारोबिक स्लज में फाउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो एनारोबिक स्लज में भी कौन होते हैं, मेथनोजेंस। हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर मेथनोजेंस, वहाँ पर भी मेथनोजेंस होते हैं, एनारोबिक स्लज में भी मेथनोजेंस होते हैं। इसी तरीके से ये जो मेथनोजेंस होते हैं, ये मेथनोजेंस पाए जाते हैं कहाँ पर, ये पाए जाते हैं रूमिन में भी, रूमिन ऑफ कैटल। जो कैटल होता है, कैटल का जो हम कहते हैं स्टोमक, उसको हम रूमिन, उसके 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वन ऑफ द पार्ट इज़ रूमिन, जो स्टोमक होता है किसका, कैटल का। तो मान लो कि ये कैटल का स्टोमक है, तो कैटल के स्टोमक में क्या होता है, ये स्टोमक है किसका, कैटल का, और कैटल के स्टोमक में पाए जाते हैं दीज मेथनोजेंस। तो इन मेथनोजेंस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिंपली इन मेथनोजेंस जो स्टोमक ऑफ द कैटल, तो कैटल स्टोमक, तो कैटल के स्टोमक में क्या पाए जाते हैं, मेथनोजेंस पाए जाते हैं। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैथनोजेन इसमें पाया जाता है, किसमें, इस कैटल के स्टोमक में, तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज, वहाँ पर होता है रमिनोकोकस। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन सा पाया जाता है, वहाँ पर रमिनोकोकस पाया जाता है, रमिनोकोकस। ठीक है, रमिनोकोकस पाया जाता है, या प्रेवोटेला पाया जाता है, प्रेवोटेला, तो रेमिनोकोकस है, प्रेवोटेला है, या बिटायर विब्रो रेमिनोकोकस है, या बिटायर विब्रो है। तीसरा कौन सा हो गया, बिटायर विब्रो। ठीक है, तो तीसरा हो गया यहाँ पर बिटायर विब्रो। तो ये क्या है, ये सम ऑफ द मेथनोजेंस है विच आर फाउंड इन द स्टोमक कैटल। और ये भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस द मीथेन, ये प्रोड्यूस करेंगे मीथेन ही। ठीक है, और इनका ये यूटिलाइज किसको करते हैं, दे विल यूटिलाइज द सेलोजिक मटेरियल। जो कैटल में जो कैटल होता है, कैटल किस पर फीड करता है, तो बेसिकली कैटल फीड करता है ऑन द सेलोज मटेरियल, ये सेलोज खाता है, तो सेलोज मटेरियल को ये खाता है, और ये सेलोज फीडर होता है। और ये जब सेलोज फीड करता है तो उसके अंदर स्टोमक में क्या है, देयर आर मैथनोजेंस, और ये मैथनोजेंस उसको यूटिलाइज करेंगे, और लास्ट में इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक तो एंड प्रोडक्ट्स तो वहाँ पर बन ही जाएंगे, और उसी में एक एंड प्रोडक्ट क्या होगा, उसी में एंड प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो मैथनोजेंस है, ये प्रोड्यूस करें, वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट विल बी मीथेन। तो इनमें एक एंड प्रोडक्ट निकल जाएगा, दैट एंड प्रोडक्ट विल बी द मीथेन। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मीथेन। ठीक, इतनी बात हो गई। तो दैट मीन्स ये जो मैथनोजेंस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ये कैटल की डाइजेशन में भी, कैटल के डाइजेस्टिव सिस्टम में या कैटल के न्यूट्रिशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल इनका वो बन जाता है। ठीक, क्योंकि ये सेलोज को डाइजेस्ट करते हैं, तब जाके एंड प्रोडक्ट वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर एंड प्रोडक्ट मीथेन गैस भी निकल जाता है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर जो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कैटल का एक्सक्रीटा होता है, जिसको हम डंग कहते हैं,
तो कैटल एक्सक्रीट को हम क्या कहते हैं? कैटल एक्सक्रीट को हम क्या कहते हैं? कैटल एक्सक्रीटा को हम कहते हैं डंग। ठीक है, तो ये जो डंग है, ये डंग बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत ही इट इज़ रिच इन दीज मैथनोजेंस। ठीक है, तो इस डंग को हम कॉमनली क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉमनली नोन एज गोबर। और ये जो गोबर होता है, इस गोबर में बहुत ज़्यादा मैथनोजेंस पाए जाते हैं। तो गोबर या डंग, तो इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ, इट कंटेन्स मैथनोजेंस। तो इसमें क्या होते हैं? मैथनोजेंस इसमें होते हैं, इसमें प्रेजेंस ऑफ मैथोजेंस पाए जाते हैं, इसलिए यूज़ हो जाता है गोबर गैस। जो हम जनरेशन करते हैं बायोगैस प्लांट्स में, जो हम जनरेशन करते हैं बायोगैस की, तो उसमें डंग बहुत ही या गोबर बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स मैथनोजेंस। इसमें मैथनोजेंस होते हैं जो बायोगैस, जो मीथेन जो बायोगैस है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, और उससे जब गोबर से जब गैस निकल जाएगा इन द बायोगैस प्लांट, जब इसमें गैस निकल जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज गोबर गैस। उसको हम क्या कहते हैं? गोबर गैस। ठीक, अब देखो, अब ये जो बायोगैस प्लांट्स, अब हम आएंगे किस पर? बायोगैस प्लांट्स पर। बायोगैस प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एक सबस्टिट्यूट वाला अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल, वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है क्या? बायोगैस। तो बायोगैस प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोगैस प्लांट जो है, अगर इंडिया की बात करें, ये बायोगैस प्लांट, अगर पहला बायोगैस प्लांट हम देखेंगे इंडिया में, तो फर्स्ट बायोगैस प्लांट इन इंडिया बेसिकली ये जो इंडिया में पहला बायोगैस वाला प्लांट था, ये कहाँ पर बनाया गया, मतलब उसका नाम क्या है पहले बायोगैस प्लांट का? तो ग्रामा लक्ष्मी प्लांट, ग्रामा लक्ष्मी प्लांट। तो ग्रामा लक्ष्मी प्लांट जो था, ये पहला बायोगैस प्लांट था। ठीक है, ये कब बनाया गया? इन 1939। तो 1939 में पहला बायोगैस प्लांट बना, जिसका नाम था ग्रामा लक्ष्मी प्लांट। ठीक है, और ये किसने बनाया? जो बेसिकली एक रिसर्चर थे जिसका नाम था SV देसाई। तो SV देसाई एक रिसर्चर थे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SV देसाई। तो SV देसाई एक रिसर्चर थे, और इस रिसर्चर ने क्या किया? इस रिसर्चर ने एक एनारोबिक बायोगैस रिजर्व बना दिया। तो दैट इज़ नोन एज ग्रामा लक्ष्मी प्लांट। तो SV देसाई जो थे, ये रिसर्चर थे, तो इनके ही बिना पर यहाँ पर क्या बना दिया गया फिर? एनारोबिक बायोगैस रिजर्व या एनारोबिक बायोगैस प्लांट। ठीक है, एनारोबिक बायोगैस प्लांट बना दिया गया, जिसका नाम था ग्रामा लक्ष्मी प्लांट। ठीक है, और ये बना दिया किन्होंने? ये इसने नहीं बनाया, लेकिन बनाया किसने? ये बनाया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है, KVIC। तो KVIC ने इसको बनाया, ग्रामा लक्ष्मी प्लांट को। लेकिन इसमें मेन रोल किसका था? इसका मेन रोल था SV देसाई का। तो ये एक रिसर्चर थे, और इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द SV देसाईज रिसर्च वर्क, तो बना दिया गया क्या? ग्रामा लक्ष्मी प्लांट। इतनी बात होगी। अब देखो, अब अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम बात करेंगे आगे, ये जो बायोगैस प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती है? बायोगैस प्लांट, तो बायोगैस प्लांट में देखो कौन कौन सी चीज़ हो जाती है। इसमें यहाँ पर एक, मान लो, छोटी मोटी सी टैंक होती है, जिसको हम स्लरी टैंक भी कहते हैं, स्लरी टैंक। ठीक है, ये हो गई स्लरी टैंक। और ये स्लरी टैंक किसके साथ कनेक्टेड रहती है? ये स्लरी टैंक एक बड़े से बीच में जो सिलेंड्रिकल टैंक होती है, एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल टैंक, जिसको हम डाइजेस्टर भी कहते हैं। तो ये कनेक्टेड किसके साथ रहती है? तो यहाँ पर हम जो भी डंग वंग होता है, तो डंग वंग हम इसमें डालते हैं।
तो ये मान लो ये दिस इज डंग प्लस वाटर, तो डंग प्लस वाटर इसमें डाला जाता है। तो वो डंग प्लस वाटर कहाँ जाता है, वो डंग प्लस वाटर जाता है थ्रू दिस इनलेट, इसको हम कहेंगे इनलेट, ये अंदर जा रही है इनलेट, ठीक है। इसमें क्या है, डंग प्लस वाटर, तो डंग प्लस वाटर जा रहा है कहाँ, पेस्ट, इसकी स्लरी बना दी जाती है। स्लरी मतलब एक पेस्ट बनाया जाता है, इसलिए हम इसको स्लरी टैंक कहते हैं। तो इन दैट पेस्ट ये चला जाता है टुवर्ड्स द मिडल, जो मिडल में क्या होता है, डाइजेस्टर जिसको हम कहते हैं, बड़ी सी सिलेंड्रिकल सी टैंक होती है ऐसे। तो ये एक टैंक है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टर कहते हैं, डाइजेस्टर। और ये डाइजेस्टर में क्या होता है, इसमें पार्टीशन लगा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक, इसमें पार्टीशन यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो यहाँ से ये आ गया दिस इनलेट डंग एंड वाटर आ गया, और अंदर क्या है, इस डंग में क्या है, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया है। तो वो क्या करेंगे, वो मेटाबॉलिज्म इसका करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी और वहाँ पर गैस निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक ढक्कन जैसा होता है, एक ढक्कन होता है जिसको हम गैस होल्डर भी कहते हैं, ठीक। तो ये गैस होल्डर जो होता है, देखो ये गैस होल्डर है, दिस इज गैस होल्डर, ये गैस होल्डर होता है, ठीक है, दिस इज गैस होल्डर, ये गैस होल्डर होता है। तो गैस होल्डर हो गया ये। तो यहाँ पर सारे मीथेन जो है, चाहे जो भी गैस होगा, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस, ये कहाँ आ जाएगा, ये इस होल्डर में आ जाएगा, इसको हम गैस होल्डर कहते हैं। तो ये हमारा बन गया गैस होल्डर, ठीक है, ये गैस होल्डर हो गया। और इसके बाद एक और चीज़ होती है आउटलेट, जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ की आउटलेट होती है, आउटलेट। तो वो आउटलेट किसके लिए है, वो आउटलेट है जो एक्सेस कौन निकल रहा है, देखो ये आउटलेट है, ठीक है। तो आउटलेट में क्या हो जाएगा, एक्सेस, जो एक्सेस वहाँ पर फॉर एग्जांपल जो भी वो हम कहते हैं कि जो स्लज निकलेगा, स्लज मीन्स जो एक्सेस टाइप ऑफ, जो लास्ट में जो रेसिडुअल निकल जाएगा, जो गोबर होगा, जो रेसिडुअल गोबर होगा, मतलब जो आफ्टर डाइजेशन जो वहाँ पर रह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लज। तो उसको हम मैनवर भी यूज़ करते हैं एज मैनवर, तो स्लज। तो रिमेनिंग पार्ट होता है लास्ट में, ठीक है, या ओवरफ्लो जो आ जाता है वो इसमें आ जाता है। तो ये तो होता है एक बायोगैस प्लांट, और सारा गैस किस में हो जाता है, इसमें आ जाता है। और यहाँ पर भी देखो मैंने इसके 2 चैम्बर्स बना दिए, और इस वाले चैम्बर में क्या होता है, गैस, और यही गैस फिर यहाँ चला जाता है, ठीक है, ये गैस चैम्बर मान लो होता है, ठीक, ये गैस चैम्बर हो जाता है। तो ये तो बायोगैस प्लांट हो गया। अब देखो, अब बायोगैस प्लांट जो होता है, इसमें मैंने अभी कहा है, इसमें क्या होती है, इसमें एक सिंपली एक टैंक होती है, कंक्रीट टैंक, जो 10 से 15 फीट की होती है, जिसमें बायो वेस्टेज आर कलेक्टेड। तो ये जो 10 से 15 फीट की, ठीक है, 10 to 15 फीट जो होती है टैंक, जिसमें बायो वेस्टेज क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और एक स्लरी बना दी जाती है किसकी, डंग की। तो डंग की एक चटनी बना दी जाती है, जिसको हम स्लरी कहते हैं। और ये स्लरी फिर थ्रू दिस इनलेट चैम्बर इस 10 से 15 फीट वाली टैंक में डाला जाता है। तो मेनली ये 10 से 15 वाला फीट क्या है, ये एक टैंक है। तो स्लरी एक आउटलेट है, ये आउटलेट में ये एक इनलेट है, मतलब पहले आउटलेट है, फिर ये आउटलेट है, ये इनलेट है। तो इनलेट में हम क्या कहते हैं, स्लरी को डालते हैं। स्लरी मीन्स किसकी स्लरी होती है, वो चटनी होती है, वो डंग प्लस वाटर की। तो वो इसमें डालते हैं थ्रू द इनलेट, वो इस टैंक में आ जाती है, जो 10 से 15 फीट की होती है। और उसके बाद इस टैंक में क्या होता है, इस टैंक के ऊपर क्या होता है, एक कंटेनर होता है, जिसको हम गैस होल्डर भी कहते हैं। एक कंटेनर होता है,
और जो कभी कभार क्या हो जाता है, जो कभी कभार ऊपर ऊपर भी जाता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा गैस अराइज हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस कैसे बनेगा, जो तो माइक्रोबल एक्टिविटी जो हो रही है अंदर, वहाँ पर ज़्यादा मीथेन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उस गैस के प्रेशर के कारण ये जो गैस कंटेनर, ये जो कवर ऊपर लगा है, ये क्या हो जाता है, ये ऊपर थोड़ा सा चला जाता है। और देखो इस पर मैंने अभी, इस पर एक चीज़ और है, इस पर यहाँ क्या होता है, गैस का आउटलेट। तो ये गैस का आउटलेट है, गैस को बाहर कैसे निकाले, तो ये गैस का आउटलेट होता है, और ये हम गैस का आउटलेट ले जाते हैं, ठीक है। जो गैस आउटलेट होता है, ये पाइप उसमें हम फिर डालते हैं, या किसी सिलेंडर में डालेंगे, या डायरेक्टली हम किसी गैस यहाँ पर हम फिलिंग करते हैं फिलिंग प्लांट में। ये जो फिलिंग वाले एरिया में, फिलिंग वाले कंपार्टमेंट में चला जाता है, वहाँ पर हम फिलिंग ऑफ गैस सिलेंडर्स करते हैं। ये जो बायोगैस प्लांट होता है, तो मैंने अभी कहा कि बायोगैस प्लांट में क्या है, आउटलेट होता है। तो ये आउटलेट क्या हो जाता है, देखो दोनों आउटलेट्स हैं, ये भी आउटलेट है, ये भी एक आउटलेट है, और ये भी, मतलब ये जो मैंने बनाई ये भी आउटलेट है और ये भी आउटलेट है, तो दो आउटलेट्स हैं। तो ये आउटलेट एक पाइप से जुड़ी होती है, और जो नियर बाई हाउसेज में चली जाएगी, और वहाँ उनको क्या एज ए फ्यूल वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जो वहाँ पर स्लरी जब हम रिमूव करते हैं, तो स्लरी हम रिमूव करते हैं, जब हम स्लरी रिमूव करते हैं तो वो अनदर स्लज में जाती है, अनदर आउटलेट में जाती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये स्लज हो गया। तो स्लज वाली जो टैंक है, स्लज वाला आउटलेट, जिसमें हम जो आफ्टर जो रिमूविंग, जब हम रिमूव करते हैं इस गैस को, मतलब इस ढंग को, जो वहाँ पर स्लरी हो रिमेन हो जाती है, मतलब जहाँ पर वो लास्ट में जो स्लरी बच जाती है, उसको हम थ्रू द आउटलेट चैम्बर हम उसको निकाल देते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, ठीक है। इतनी बात हो गई। और ये जो काउ डंग होता है या कैटल डंग जो होता है, ये बहुत ही, हमें पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होता है, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में कैटल्स को रेयर किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वैरायटी ऑफ पर्पस। तो कैटल्स ऑन लार्ज स्केल रेयर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन लार्ज क्वान्टिटीज़, ये लार्ज क्वान्टिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, और इनको रेयर किया जाता है किन में, रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ में इन लार्ज क्वांटिटीज़ होते हैं ये रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में लार्ज क्वांटिटीज़ में कौन होते हैं, कैटल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द रूरल एरियाज़। और किसी डिफरेंट पर्पज़ के लिए, प्लॉइंग के लिए, बहुत सारे पर्पज़ हैं। तो जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं, ये ज़्यादा बनाए कहाँ जाते हैं, तो इन रूरल एरियाज़, अगर वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी डंग अवेलेबल है, तो कैटल्स अवेलेबल है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ द डंग भी मिलेगा। तो जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ डंग मिलेगी, तो हम क्या बनाएंगे, हम रूरल एरियाज़ में क्या ही ज़्यादा बनाते हैं, बायोगैस प्लांट्स। तो बायोगैस प्लांट्स कहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे, दे आर फाउंड इन द रूरल एरियाज़, ठीक है। तो जो ये बायोगैस किसके लिए, अगर हम इसकी यूजेस देखें, तो बायोगैस किसके लिए ये यूज़ हो जाता है, एज ए फ्यूल। तो कुकिंग में भी यूज़ हो जाता है ये, कुकिंग, और एज वेल एज लाइटनिंग पर्पस। जो रूरल एरियाज़ होते हैं, अगर उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी, तो वहाँ पर लाइटनिंग, हम इसी बायोगैस से क्या बना सकते हैं, लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इन मतलब उन रूरल एरियाज़ में लाइट भी आती है विद द यूज़ ऑफ दिस बायोगैस। तो जो ये टेक्नोलॉजी है, बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी थी, ये हिंदुस्तान में बेसिकली कैसे डेवलप हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स किसने उठा दिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जिसने उठाए, वो थी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसने बायोगैस प्लांट्स की टेक्नोलॉजी को, मतलब इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डेवलप किया, और बहुत ज़्यादा इसने रोल प्ले किया इन ऑर्डर टू सेट अप द बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया। और इसके साथ साथ एक तो थी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा कौन था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। इन्होंने बहुत ज़्यादा दिन रात इस पर मेहनत की, और तब जाके इन्होंने क्या बना दिए, बहुत ये मतलब बायोगैस प्लांट्स बना दिए। और ये बायोगैस प्लांट्स एक अल्टरनेटिव सोर्स बन जाते हैं किसके लिए, लाइटनिंग, कुकिंग, मतलब एक एनर्जी सोर्स ये बन जाते हैं। तो आज का लेक्चर बस आज इतना ही। तो कल हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट।